गाइस अब हम करने वाले हैं क्लास 9 का मॉडल सेट है और ये आपका सोशल साइंस है जो टर्म 2 का सेट 1 है। ओके, तो यहाँ पर कुछ निर्देश को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या 19 रहेंगे और 19 में से जैसे यहाँ पर दिया वैसे ही आप क्वेश्चंस को करते चलेंगे। जैसे यहाँ पर दिया प्रश्न संख्या 1 से 7 तक, बहुत छोटा प्रश्न है जिसमें प्रत्येक के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 से 14 तक लघु प्रश्न उत्तर है जो किन्हीं 5 प्रश्नों को आंसर देने होंगे जो 3 मार्क्स का होगा और इसमें आपको लगभग 50 शब्द में लिखने होंगे। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर 15 से 19 तक यानी लास्ट तक किन्हीं 3 प्रश्न का हल करना है जो 150 तक अधिकतम शब्द में लिखने होंगे जो 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चंस का आंसर करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला, जर्मनी यानी जर्मन संसद का नाम क्या था। जर्मन संसद का नाम क्या था, वही चीज़ बार बार रिपीट हुआ है, तो चलो इनका आंसर पहले देख लेते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी जर्मनी संसद का नाम जो है ये बुंडेस्टेग हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे पहला नंबर का आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया है वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है। वैज्ञानिक वानिकी से क्या अभिप्राय है, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, आंसर वही रहेंगे, एक ही चीज़ को रिपीट करा है। 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप देख पा रहे होंगे, वन से संबंधित विषयों पर एक शिक्षा पद्धति विकसित की जाने से जो मतलब विकसित की, जिसे हम लोग कहते हैं उसको वैज्ञानिक वानिकी। ठीक है, जिसमें पुराने पेड़ को काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं। तो वैज्ञानिक वानिकी से मतलब होता है कि जो जंगल से यानी वन से संबंधित शिक्षा को हासिल करना और जो पुराने पेड़ होते हैं उसको काट कर नए पेड़ लगाना, उसी को कहा जाता है वैज्ञानिक वानिकी। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन से, नंबर क्वेश्चन है निर्धनता के किन्हीं 2 मुख्य आयामों को लिखें। तो चलिए इनको भी थर्ड नंबर आंसर है, जिसमें निर्धनता के 2 प्रकार हैं, जो 2 आयाम है जिसको हमें मुख्य रूप से मानना है। तो पहला है यहाँ पर देखिए निरपेक्ष निर्धनता। तो निरपेक्ष निर्धनता क्या होता है, निरपेक्ष निर्धनता से तात्पर्य उस स्तर से है जहाँ व्यक्ति अपनी अपनी आधारभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता, उसको हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष निर्धनता। ठीक है, उसके बाद एक होता है सापेक्ष निर्धनता। इसमें क्या होता है, सापेक्ष निर्धनता का आकलन 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के माध्य किया जाता है। इसमें देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आकलन करके देश की निर्धनता अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा नंबर का आंसर। फोर्थ नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम देख पा रहे होंगे कि सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करता है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ चौथा नंबर इसमें बोला है बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार की कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। ये सरकार द्वारा स्थापित है। ठीक है, इस कीमत को निर्गम कीमत कहा जाता है। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। यही है सरकार का बफर स्टॉक। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन से अधिकार से आप क्या समझते हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं अधिकार किसे कहते हैं या अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, अधिकार लोगों के वे उचित दावे हैं जिन्हें समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है और जिन्हें अदालतों द्वारा मान्यता दी जाती है या प्राप्त होती है, इसी को अधिकार कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतदाता सूची क्या है। 6 नंबर का गाइस आंसर होगा, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं मतदाता मतलब कि मतदान सूची उसे कहते हैं जो व्यक्ति 18 वर्ष के ऊपर है और वह मतदान कर सकता है। ठीक है, मतदान कर सकता है यानी वोटिंग कर सकता है। उनका नाम मतदान सूची में डाला जाता है। भारत के हर नागरिक को मतदान करने का अधिकार है। ठीक है, और मतदान हमारा मूलभूत अधिकार भी है और मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप मतदान नहीं कर सकते हो। जैसे आप 18 साल के हो गए, अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो फिर आप वोट नहीं कर पाएंगे। तो ये है मतदान सूची जनरली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो चलिए उनका भी आंसर देख लेते हैं।
तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जिससे हमारे अधिकांश भारत एक उपोष्णकटिबंधीय देश है और इसका अर्थ है कि बहुत गर्म यानी ग्रीष्मकाल, अर्धवर्षा यानी अर्धवर्षा ऋतु और हल्की सर्दियाँ। पहाड़ी क्षेत्र में गर्मियों हल्की और सर्दियाँ ज़्यादा होती है। जून और अगस्त के बीच मानसून भारत के अधिकांश हिस्से को प्रभावित करती है। तो ये हमारे भारत का नेचर है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ तक हो जाएगा, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया जर्मन में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। तो इसका आंसर भी चलिए जल्दी से देख लेते। तो यहाँ पर देखिए, जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी का आर्थिक मंदी, व्यापार गणतंत्र की असफलता, साम्यवाद का डर, यहूदियों के विरोध नीति, जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व से ये सभी कारण थे जिनसे जर्मन में नाजीवाद का उदय हुआ और जर्मनी द्वारा वार्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, नाजीवाद का उदय होने लगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध यानी विद्रोह क्यों किया। 9 नंबर का आंसर हो जाएगा, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध इसीलिए विद्रोह किया क्योंकि मेन रीज़न यह था कि जैसे पहला पॉइंट, जब अंग्रेजों ने वनों के आरक्षित यानी वनों को आरक्षित घोषित कर दिया। आरक्षित मतलब ना उसमें कोई जा सकता है ना वहाँ से कुछ लाया जा सकता है उस वन से, तो उसको आरक्षित वन कहते हैं। और अंग्रेज ने जस्ट ऐसे ही किया कि आरक्षित क्षेत्र को घोषित कर लिया उस वन को, ठीक है। तो बस्तर के वन निवासियों के लिए मतलब जीना जो है पूरी तरह से हराम हो गया। क्यों? ना तो वो जानवरों को पशुचारण करने के लिए ले जा सकता है, ना लकड़ी को काट सकता है, ना फलों को तोड़ सकता है जिससे अपना जीवन गुजारा कर सके। तो जस्ट यहाँ पे क्या हुआ, अब वे वनों से लकड़ी नहीं काट सकते थे, वे अनेक वन्य उत्पादों से भी वंचित हो गए जिन्हें बेचकर वो अपना गुजारा करते थे। ये भी लूटा गया उनसे। अब इसका सेकंड पॉइंट है, वे वनीय भागों में घुमंतू खेती करके अपना पेट भरने के लिए अनाज पैदा कर लेते थे। अब वे इनसे भी यानी इससे भी महरूम हो गए, यानी कि उससे भी उन्हें छीन लिया गया। ऐसे में उनके भूख मरने की नौबत आ गई। मतलब घुमंतू खेती किसको बोलते हैं? जैसे जंगली एरिया में आपने आग जलते हुए देखिए, आखिर आग क्यों जलता है? तो वहाँ से छोटे छोटे पेड़ों को या जंगलों को साफ किया जाता है थोड़े जगह पर जहाँ पर वो खेती कर सके। 3-4 साल होने के बाद जब वहाँ की भूमि बंजर हो जाती है तो ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको घुमंतू खेती कहते हैं, ठीक है। ये भी उनसे छीना गया जिस वजह से वो विरोध हुए, ठीक है, अंग्रेज़ों के। नेक्स्ट है थर्ड वाला, इसका बोला एक तो वे अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए करों से तंग आ तो चुके थे, दूसरे वे ब्रिटिश अधिकारियों को तोहफे देते देते तथा बेगार में उनकी नौकरी करते करते परेशान हो चुके थे, जिस वजह से लास्ट मोमेंट पर उनको अंग्रेज़ों के विरोध करना पड़ा। बस यही रीज़न था। ये 3 चीज़ें आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको फुलफिल 3 मार्क्स आराम से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इनको नोट कर लेना भी है और याद भी कर लेने होंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो इनका भी आंसर कर लेते हैं जल्दी। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, ठीक है। निर्धनता रेखा का अनुमान लगाने के 2 तरीके हैं, 2 विधियाँ। पहला तो आय विधि, दूसरा है उपभोग विधि। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, निर्धनता को आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि आकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा, आंसर बड़ा है, लेकिन आपको समझते हुए चलना है तो आंसर बड़ा नहीं होगा। आपको समझना है ना तो आप आराम से लिख पाओगे, ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पर भारत में निर्धनता रेखा का अनुमान उपभोग व्यय की विधि से किया जाता है। आपको बात समझ में आए, जो निर्धनता रेखा है इसका अनुमान उपभोग व्यय की विधि से किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत पहले यह निश्चित किया जाता है कि एक व्यक्ति को कम से कम आवश्यकता कितने खाद्य पदार्थों की है। यानी कि निर्धनता रेखा अनुमान लगाने के लिए सबसे बेटर तरीका है उपभोग व्यय, और इस विधि से ये पता चलता है कि एक व्यक्ति को यानी कम से कम कितनी आवश्यकता खाद्य पदार्थों की होती है, ठीक है। दूसरी, या फिर अनुमान लगाया जाता है कि उन खाद्य पदार्थों के लिए वो कितने पैसों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें, ठीक है। और तीसरे यह है कि यह अनुमान लगाया जाता है कि मतलब उतने पैसे कितने व्यक्तियों के पास नहीं है, ठीक है, जो एक व्यक्ति को जरूर जिनके पास है। ऐसे में सभी व्यक्ति निर्धनता रेखा के अंतर्गत आते हैं जिनके पास उपयोग की आवश्यकता वस्तुओं को जुटाने के लिए साधन नहीं है। बस इतना आपको लिखना है।
आगे क्या लिखेंगे, भारत में निर्धारित न्यूनतम कैलोरी की मात्रा के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कोई व्यक्ति निर्धन है या व्यक्ति जिसके पास इतनी राशि उपलब्ध नहीं है जिसके वह उतनी वस्तुएं खरीद सके जिसके उपभोग करने में उसको निर्धारित न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता उपलब्ध हो। निर्धन उसी को कहा जाता है निर्धन, ठीक है। अर्थात निर्धन रेखा के नीचे आता है। भारत में निर्धन रेखा के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन की मात्रा निर्धारित की जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और ये आपका 10 नंबर का आंसर है। 11 नंबर का आंसर नहीं मिल पाया। अब हम करते हैं 12 का, क्योंकि 11 का अगर आपको आता है तो आप कमेंट में छाप सकते हो, ठीक है। अब हम करने वाले हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, यानी चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या क्या है। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। चुनाव निष्पक्ष होने के दो कारण हैं। पहला कि एक चुनाव लोकतंत्र का दर्पण है। जब तक चुनाव स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक हम यह नहीं जान पाएंगे कि लोग क्या चाहते हैं। दूसरे, लोकतंत्र को जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार माना जाता है। मतदाताओं के सच्चे समर्थन के बिना किसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं होता। तो यहाँ पर समझते हैं कि इसके क्या क्या प्रावधान है। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संविधान में अनेक प्रावधान दिए गए हैं। इनमें से कुछ जो है यहाँ पर है। जैसे पहला है, चुनाव का प्रबंधक चुनाव आयोग काम करता है। उसकी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए एक प्रावधान किया गया है कि मुख्य चुनाव आयोग को हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है। दूसरी कारण है, चुनाव आयोग ने कहा कि मंत्री अपने सरकारी दौरों को चुनावी के कार्य के साथ नहीं जोड़ेंगे और सत्ताधारी दल के लाभ के लिए सरकारी वाहनों तथा कर्मचारियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तीसरी रीजन है, आयोग संवेदनशील चुनाव क्षेत्रों में केंद्रित प्रेक्षक भेजता है। यदि किसी मतदान केंद्र में बूथों पर कब्जा कर लिया गया हो तो आयोग वहां पुनः मतदान के लिए आदेश दे देगा। इसका चौथी कारण है, चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। यदि किसी निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा उसके चुनाव एजेंट द्वारा कोई भ्रष्ट व्यवहार किया गया है तो न्यायालय उस चुनाव को अवैध घोषित कर देगा। इसका पांचवी और आखिरी रीजन है, सरकार यानी राज्य सरकार मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने के लिए सिद्धांत रूप से सहमत हो गई है। ये बात उन्हें पता करनी होगी। 13 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इनका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर देखो यहाँ पर अब क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार का अधिकार है। यानी कि किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार है। इसमें एक मूल अधिकार है जो प्रदान करता है कि व्यक्ति को संवैधानिक रूप से संरक्षित व मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का विशेष अधिकार दिया जाता है। तो इनमें से एक एक पॉइंट देखेंगे। जैसे नंबर ज़्यादा है तो आपको आंसर भी ज़्यादा ही देने होंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है उसको शामिल किया गया है। और ये अनुच्छेद कब कितना अधिकार, अनुच्छेद तो 32 है और कितने मौलिक अधिकार है इसमें 226 है जो इसके सशक्त बनाते हैं। तीसरी है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32, 35 और 226 में उल्लेखित संविधान प्रावधानों की सहायता से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में संवैधानिक उपचार का मांग कर सकता है। अगर किसी को संवैधानिक उपचार नहीं है तो वो अनुच्छेद 32, 35 और 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से अपना संविधान उपचार की मांग कर सकता है। इसमें यह आगे भारतीय संविधान का भाग 3 संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इस लेख में संवैधानिक उपचार का अधिकार पूरी तरह से शामिल किया गया है। जैसे यूपीएससी परीक्षा यानी यूपीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से शामिल किया गया है, ठीक है। यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है जिसके वजह से आईपीएस की परीक्षा भी पास हो जाती है इसी में, ठीक है, यानी बन जाते हैं।
जो यहाँ पर यूपीएससी परीक्षा के लिए दृष्टिकोण यानी परीक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति में अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच भी करें। ठीक है, इसके माध्यम से। तो संवैधानिक उपचार आपको समझ में आ। नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला भारत जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को देख, इसका आंसर हो जाएगा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई व वायुदाब, पवन, समुद्र से पश्चिम यानी कि यहाँ पे दिया है पश्चिमी विक्षोभ तथा महासागरीय धाराएं हैं जो भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, पहला है भारत की जलवायु में मौसमी परिवर्तन के अनुसार पवनों की दिशा में बदलाव भी होता है और पवनें गर्मी में समुद्र स्थल की ओर तथा सर्दी में समुद्र की यानी स्थल से समुद्र की ओर चलती है। बस यही वजह है कि जो भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। यहाँ तक अब आंसर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका। 15 नंबर क्वेश्चन है, युद्धों से जंगल जो है क्यों प्रभावित होते हैं। तो चलिए इसका भी आंसर। तो देखिए, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। तो अनेक कारणों से युद्ध के दौरान वनों पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, विशेषकर निम्नलिखित कारणों को विशेष भूमि रहती है। तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी है, चलिए इनको देख लेते हैं। जिसे यहाँ पर दिया, अनेक कारणों से युद्ध के दौरान वनों पर गहरा जो है प्रभाव पड़ता है। इसमें से पहला है, आधुनिक युग में आक्रमण से बचने के लिए सैनिक लोग खुले स्थान छोड़कर वनों की छाया छात्रा में आ जाते हैं ताकि उन पर कोई हवाई हमला यानी हवाई अटैक ना हो। ठीक है, ठीक और ना कर सके। तो एक तो वे वनों को बर्बाद कर देते हैं, जब अपने विरोधियों को ढूंढते ढूंढते वनों में घुस आते हैं तो हर छिपने वाले स्थानों को मिटाने के लिए अंधाधुंध वृक्षों की कटाई की जाती है, जिस वजह से उन्हें जलाकर वनों को क्या किया जाता है, मतलब वनों को बर्बाद कर दिया जाता है, जिससे वन काफ़ी इफ़ेक्ट में पड़ जाता है। दूसरी है, युद्धों में व्यस्त हो जाने के कारण बहुत से देशों का ध्यान वनों का सुव्यवस्थित ढंग से विकास करने के कार्यों में हट जाता है और परिणाम स्वरूप ये होता है कि लापरवाही के कारण वहाँ शिकार हो जाता है, यानी वन जो है वो शिकार हो जाता है। तीसरी बात है, युद्ध के विभिन्न कार्यों की पूर्ति के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काट दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़े ही समय में हरे भरे वन गायब हो जाते हैं और युद्ध की वजह से भी होता है। चौथा बात है, कई बार देश की अपनी सरकारें जब देखती है कि उनके वनों पर शत्रु का अधिकार हो गया जाएगा तो वे स्वयं वनों को खुद ही क्या करते हैं, काट देते हैं और इस प्रकार भी वनों का नामोनिशान तक मिट जाता है। ऐसे ही दूसरे विश्व युद्ध में इंडोनेशिया में हुआ, जब वहाँ जापान अधिकार की संभावना बढ़ गई तो वहाँ की डच सरकार ने स्वयं अपने वनों को क्या कर दिया, काट करके साफ कर दिया यानी जला दिया। ठीक है, दूसरी बात इसका पांचवा है कि कई बार इन वनों पर अधिकार करने वाले शक्तियाँ इन वनों को अंधाधुंध काट देती है ताकि दूसरा पक्ष इन वनों में शरण ना ले सके। दूसरे विश्व युद्ध में इंडोनेशिया पर अधिकार के समय जापान ने ऐसा ही किया था। इस प्रकार इंडोनेशिया ने वनों को दोहरी मार भुगतनी पड़ी। इस धोतरी तलवार से भला वन कैसे बच सकते हैं। ठीक है, और इसका छठा ऑप्शन है, आपको इनमें से चुन चुन कर करना है जो लगभग 100 शब्द में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे वन अधिकारियों और सरकार को युद्ध में फंसा देखकर बहुत बार वनों के आसपास रहने वाले लोगों ने क्या किया, वनों को काटना शुरू कर देते हैं ताकि एक तो उनकी लकड़ी से आमदनी हो जाएगी, दूसरी उनकी खेतों करने वाले भूमि का दायरा बढ़ जाएगा। विशेषकर जिन लोगों को पहले वनों से बाहर निकाला गया था वे तो दौड़े दौड़े करेंगे ही करेंगे, वे फिर से वनों को अपना अधिकार में ले लेंगे। ठीक है, बस यही रीज़न है जिस वजह से पौधों को काट दिया जाता है और वनों को इफ़ेक्ट पहुंचाती है। नंबर क्वेश्चन है, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धन उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन करें। तो चलिए इनका भी आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए, भारत सरकार ने इसका उन्मूलन करने के लिए कई योजनाएं जो है किया है। इसमें से पहला है जवाहर ग्राम समृद्धि योजनाएं, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, या फिर यहाँ पे 3 बोला है तो मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ, उसमें जो आपको याद रहेगा वही करेंगे। ठीक है, और तीसरा है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मातृत्व लाभ योजना, और आगे है अन्नपूर्णा योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और
आखिरी है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो इन सारे योजनाओं में से किन्हीं 3 योजना को आपको लिखना है और यहाँ से आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। तो इनका आंसर चलिए जल्दी से फटाफट देखते हो जाएगा यहाँ पर कि चुनाव आयोग एक निकाय अथवा संस्था होती है जिस पर चुनाव प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की निगरानी रखने का प्रभार होता है। इस निकाय के लिए उपयोग किए जाने वाली सटीक शब्द वाली देश भिन्न हो सकता है। इनमें से चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, चुनावी शाखा या चुनावी अदालत जैसे शब्द शामिल करते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वर्षा ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करें। तो चलिए इसका आंसर भी चेक करते हैं। सर, भारत में होने वाली अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसूनों का विशिष्ट योगदान रहता है। जैसे भारत में वर्षा की विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित है, एक एक करके चेक करते हैं। यहाँ पर दिया है मानसूनी वर्षा। तो भारतीय वर्षा का लगभग 75% भाग जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा प्राप्त होता है, अर्थात कुल वार्षिक वर्षा का 75 वर्षा ऋतु में प्रतिशत में 10% जो है वसंत ऋतु में तथा 2% जो है यानी 2% जो है ये शरद ऋतु में प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बाद। और सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें बोला कि वर्षा की अनिश्चितता। तो भारतीय मानसूनी वर्षा कब प्रारंभ अनिश्चित है, इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे मानसून कभी शीघ्र आते हैं तो कभी देर से, कभी जल्दी तो कभी लेट से। कभी वर्षा ऋतु में सूखा पड़ जाता है, कभी कभी सूखा भी पड़ जाता है, और कभी कभी अत्यधिक वर्षा भी आती है जिससे बाढ़ जो है आती है। किसी वर्षा नियत समय से पूर्व ही आरंभ हो जाती है एवं एक निश्चित समय से पूर्व ही समाप्त हो जाती है, जिससे खरीफ फसल को काफ़ी जो है हानि उठानी पड़ती है तथा रबी फसल को बोलने में कठिनाई हो जाती है। दूसरी इसकी तीसरी है कि मूसलाधार वर्षा। भारत में वर्षा अनवरत गति से नहीं होती है वरन कुछ दिनों के अंतराल से होती है। कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद मौसम में सूखा रहता है। मानसून के इस घटते बढ़ते स्वरूप का कारण है चक्रवर्ती अवदाव, जो मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में पैदा होती है तथा गंगा घाटी की ओर बढ़ते हैं। कभी कभी मूसलाधार रूप में होता है, एक दिन में 50 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। तब यह मिट्टी का अपरदन करती है और मिट्टी उत्पादन तत्व पाए जाते हैं। भारत में वर्षा ऋतु की मुख्य विशेषताएं आपने यहाँ तक देख लिया। इन सारे क्वेश्चंस का नोट्स कर लीजिए और साथ ही साथ याद भी करते चलिएगा। 19 नंबर में बोला है भारत के मानचित्र यानी 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों को छायांकित करना है। यानी कि यहाँ जो मैप आपको दिख रहा है यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक 100 से 200 के सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। तो चलिए इस मैप को थोड़ा जूम करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ वर्षा होती है। चलिए इनको देखते हैं। यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, यहाँ जो है आपको ये कलर आप देख पा रहे होंगे, ये कलर हल्का क्या है, नीला है, जो 100 से 200 सेंटीमीटर है। और इस कलर को हम यहाँ पर देखेंगे तो मतलब कि ये जो वर्षा है 100 से 200 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक जो आया है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आगे आप देखेंगे इस जगह तक जो है ये फैला हुआ है। तो आप इसको देखेंगे और मानचित्र को पेंसिल से बिल्कुल ड्रॉ करेंगे कहाँ से कहाँ तक है, और इस सब को याद करते चलना है। ये जगह को याद करना है कि मैप में किधर से किधर है जो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी कि मैप को एक बार देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ है। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और हमने 19 में 19 क्वेश्चंस का हल आपको बता दिया है। और आगे क्वेश्चंस का आंसर पाना है, सॉल्यूशन पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।